बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुशामदीद। मैं रोज की तरह चिरागा में बकरियां चरा रहा था कि अचानक मेरा छोटा बेटा भागता हुआ मेरी तरफ आता दिखाई दिया। मैं परेशान हो गया। खुदा खैर करे। बेटा मेरे पास पहुंचा। वो बुरी तरह हाँफ रहा था। मैंने कहा, क्या हुआ बेटा? वो बोला, बाबा, चाची आई हैं। वो बहुत रो रही हैं। रात उनके तबेले से उनकी सबसे अच्छी बकरी गायब हो गई है। वो आपको बुला रही हैं। मैंने कहा, ओह, ये तुम क्या कह रहे हो? ये तो बहुत बुरा हुआ। मैंने मशकीज़ा बेटे की तरफ किया और बोला, बेटा, तुम पानी पी लो और सारी भेड़ बकरियों को इकट्ठा करो। हम घर चलते हैं। बेटे ने पानी पिया। हमने जानवर इकट्ठे किए और घर की तरफ चल पड़े। मेरा नाम शकूर है। मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटे और 2 बेटियां। सबसे छोटा बेटा 10 साल का है। हमारा छोटा सा गांव है। गांव के लोग भी गरीब लोग हैं। हाँ, गांव का चौधरी रुपए पैसे वाला अमीर आदमी है। पिछले 20 दिन से हमारे गांव में एक मसले ने सर उठाया हुआ है। हर 3-4 दिन के बाद जंगल से, लोगों के घरों से, चरागाहों से अचानक जानवर गायब हो जाते हैं। कुछ समझ नहीं आता कि कहाँ गए। शुरू में तो सबने यही समझा कि कोई चोरी कर लेता है, लेकिन 2 बार गांव की पंचायत इस मसले पर इकट्ठी हो चुकी है। ऐसा लगता नहीं है कि गांव में से ही कोई जानवर चोरी कर रहा है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इतने छोटे गांव में ये बात ज्यादा दिन नहीं छुपती। मैं तो खुद एक गरीब चरवाहा हूँ। जिस दिन से ये वारदात तवातर के साथ हो रही है, मैं कम से कम जंगल में अपने जानवरों का सख्त पहरा देता हूँ। लेकिन जाहिर है ये मसले का हल नहीं है। भाभी की जो बकरी चोरी हुई है, वो बकरी बहुत कीमती थी, बहुत दूध देती थी। भाभी उसका दूध बेचकर ही अपना गुजर बसर कर रही थी। मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। भाभी का बहुत नुकसान हो गया था। मैं बेटे के साथ घर पहुंचा। मैंने बेटे से कहा, नवीद, बकरियों को उनके बाड़े में बांध दो और सारी बकरियां गिनकर बांधना। मैं तुम्हारी चाची की बात सुन लूं। बेटा बोला, ठीक है बाबा। मैं घर के अंदर दाखिल हो गया। दरवाजे पर ही भाभी की रोने की आवाजें आ रही थीं। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, भाभी की मुझ पर नजर पड़ी और वो खड़ी होकर रोने लगी और बोली, शकूर, मेरा भाई आ गया। शकूर, देख क्या हो गया। मेरी सबसे कीमती बकरी चोरी हो गई। अरे कीड़े पड़े उसके हाथ में जिसने मेरी बकरी चोरी की। तेरा भाई भी घर पर नहीं है, वो भी शहर गया हुआ है, शाम तक आएगा। मैं भाभी के करीब पहुंचा। मैंने कहा, भाभी, मंजी पर बैठ जा, इतना मत रो। भाभी रोते हुए मंजी पर बैठ गई और बोली, शकूर, तू बता मैं क्या करूं? मेरा तो रिस्क छिन गया। मैंने कितने प्यार से वो बकरी पाली थी। मैं नीचे रखी पीढ़ी पर बैठा और बोला, भाभी, अब क्या करें? यही तो मसला है कि चोर का पता नहीं चल रहा। दिन हो या रात हो, किसी का भी जानवर चोरी हो जाता है और खबर तब होती है जब नुकसान हो चुका होता है। भाभी मुसलसल रोए जा रही थी। वो बोली, शकूर, मेरा भाई, खुदा के वास्ते कुछ कर। एक मुर्गी खरीदने के पैसे नहीं है, नई बकरी कैसे खरीदूंगी? इतने में मेरी बीवी चाय लेकर आ गई। मैंने चाय का प्याला उठा लिया। मेरी बीवी ने ट्रे भाभी की तरफ बढ़ाया और बोली, भाभी, चाय पी लो, अब बस कर दो, बहुत देर से रो रही हो। अल्लाह से दुआ करो, वो नेक सबब करेगा। चाय ले लो भाभी। भाभी ने आंसू पोंछे और चाय का प्याला उठा लिया। मैंने कहा, भाभी, तुम फिक्र ना करो, मैं अभी पंचायत बुलाता हूँ। गांव के सारे बुजुर्गों को इकट्ठा करता हूँ। सब मिलकर चौधरी की तरफ जाते हैं। उसे कहते हैं कि गांव का मसला हल करे। 20 दिन हो गए हैं, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? इतने में छोटा बेटा नवीद भागता हुआ अंदर आया और बोला, बाबा, बाहर कासिम चाचा आए हैं, उनकी गाय चोरी हो गई है। हम सब खड़े हो गए और बोले, क्या? मैंने बीवी को चाय का प्याला पकड़ाया और बोला, मैं आता हूँ। ये कहकर मैं तेज तेज कदम उठाता बाहर की तरफ चल पड़ा। बाहर गया तो सामने कासिम खड़ा था। बोला, यार शकूर, ये क्या मुसीबत आ गई है हम लोगों पर? मैं अपनी गाय को जंगल की तरफ घुमाने के लिए लेकर जा रहा था। जंगल के करीब पहुंचा तो मैंने गाय को छोड़ दिया ताकि वो कुछ खा पी ले। इसी दौरान मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मुझे पुकारा हो। मैं इधर उधर देखने लगा, लेकिन कोई नजर न आया।
میں نے سمجھا شاید میرا وہم ہو، پھر جو ہی میں نے مڑ کر گائے کی طرف دیکھا، گائے نہیں تھی۔ میں جنگل کے اندر بھاگا کہ شاید وہ چڑھتے چڑھتے اندر آ گئی ہو، لیکن اندر بھی گائے نہیں تھی۔ یہاں وہاں ہر جگہ ڈھونڈ بیٹھا ہوں، شکور کیا کروں؟ میری ₹1,00,000 کی گائے تھی۔ میں نے کہا، قاسم سچ پوچھو تو میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ بھابھی کی 50,000 کی بکری چوری ہو گئی ہے، اس کا بھی رو رو کر برا حال ہے۔ قاسم نے کہا، اوہو کب؟ میں نے کہا، آج صبح۔ وہ بولا، اوہ، اور تھوڑی دیر پہلے میری گائے۔ یا شکور، پہلے تو ایسا 2-3 دن بعد ہوتا تھا، اور آج ایک دن میں 2 بار، اور ابھی تو پورا دن بھی نہیں گزرا، شام ہونی باقی ہے۔ میں نے کہا، قاسم بھائی پنچایت بلاتے ہیں، اس مسئلے کا کوئی تو حل نکالنا ہوگا۔ ہم تو سب ہی غریب لوگ ہیں، سوائے چند ایک گھرانوں کے اس گاؤں میں کون امیر ہے؟ قاسم نے کہا، تو ٹھیک کہہ رہا ہے شکور، میں ایسا کرتا ہوں، شبیر کے ڈھابے پر جاتا ہوں، وہاں ڈولچی مل جائے گا، اسے کہہ دیتا ہوں کہ گاؤں میں پنچایت کا اعلان کر دے۔ اس کے بعد میں چودھری سے ملنے اس کے گھر جاؤں گا، چودھری کو بھی پنچایت کی دعوت دیتا ہوں، آخر کو وہ ہم سب کا بڑا ہے۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے قاسم، میں دینو چاچا کے مربے جاتا ہوں، وہ مربے میں ہی ہوگا، اسے لے کر حویلی جاؤں گا، وہاں چرپائیاں لگواتا ہوں۔ قاسم نے کہا، ٹھیک ہے، ہم دونوں ہی اپنے اپنے رستوں پر چل پڑے۔ میں مربے پہنچا، دینو چاچا نے اپنی چرپائی مربے میں ہی لگائی ہوئی تھی، وہ بڑے مزے سے چرپائی پر بیٹھے حقہ پی رہے تھے۔ میں بھاگتا ان کے پاس پہنچا، وہ مجھے دیکھ کر بڑبڑا گئے اور بولے، خیر ہو شکور، تو نے تو مجھے ڈرا دیا، کیا ہوا؟ اتنا بوکھلایا ہوا کیوں ہے؟ میں چرپائی پر بیٹھتے ہوئے بولا، دینو چاچا، تو یہاں حقہ کھینچنے میں لگا ہوا ہے؟ کچھ خبر بھی ہے؟ صبح صبح میری بھابھی کی بکری چوری ہو گئی، اور کچھ دیر پہلے قاسم کی گائے چوری ہو گئی ہے۔ میری خبر سن کر چاچا دینو، جو اب تک گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے حقہ پینے میں مصروف تھا، اٹھ بیٹھا اور بولا، یہ کیا کہہ رہے ہو شکور؟ آج 2 جانور غائب ہو گئے۔ میں نے کہا، ہاں دینو چاچا، چل اٹھ میرے ساتھ، چل اٹھ کر اپنی حویلی کھول، قاسم پنچایت کا اعلان کرانے گیا ہے، چودھری صاحب کو بھی بلایا ہے، آج ہم نے کوئی فیصلہ تو کرنا ہے نا؟ چچا، ہم غریب لوگ کیا کریں گے اگر ایسا ہی ہوتا رہا؟ دینو چچا جلدی سے اٹھے، چپل پہنی اور بولے، چل پتر چل، یہ بہت پریشانی والی بات ہے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد گاؤں کے تمام بزرگ دینو چچا کی حویلی میں جمع تھے۔ چودھری صاحب بھی پہنچ گئے۔ چودھری صاحب اپنی شان کے مطابق رکھی گئی کرسی پر آ کر بیٹھ گئے۔ سب کو سلام کرنے کے بعد بولے، ہاں قاسم، تم موقع پر تھے، پوری بات بتاؤ، کیا ہوا؟ قاسم نے گاؤں غائب ہونے کی کہانی تفصیل سے سنا دی۔ پھر چودھری مجھ سے مخاطب ہوا اور بولا، تم بتاؤ شکور۔ میں نے کہا، چودھری صاحب، میں کیا بتاؤں، میں تو جنگل میں اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے لے کر گیا ہوا تھا کہ بیٹے نے آ کر بتایا کہ چاچی گھر آئی ہے اور بتا رہی ہے کہ اس کی بکری چوری ہو گئی ہے، اوپر سے بھائی بھی گھر نہیں ہے، وہ بھی شہر گیا ہوا ہے، شام تک آئے گا۔ چودھری تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر بولا، آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ چوری کون کر رہا ہے؟ یہ سن کر تمام لوگوں نے ایک دوسرے کا منہ دیکھا۔ پھر ایک بولا، چودھری صاحب، گاؤں کے تقریباً تمام بزرگ یہاں حاضر ہیں، میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی اتنی نیچ حرکت کر سکتا ہے۔ ایک اور بزرگ بولا، اگر ہم میں سے کوئی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر سے کوئی آ کر یہ کام کر رہا ہے۔ میں بولا، چچا، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ ہے کون، کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے کہ کسی کو نظر ہی نہیں آتا؟ اسے آج تک کسی نے نہیں دیکھا۔ جو کوئی بھی اتنی صفائی سے واردات کر رہا ہے، آخر کوئی تو اسے دیکھ ہی لیتا، بھلے ایک جھلک ہی دیکھتا۔ قاسم بولا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو شکور، میں نے چند لمحوں کے لیے نظر ادھر ادھر کی اور میری گائے غائب ہو گئی۔ کون آیا کون لے گیا کچھ پتہ نہیں چلا، وہ انسان تھا یا جن؟ یہ سنتے ہی چودھری نے کہا، جن؟ نہیں قاسم، کیا بات کر رہے ہو؟ ہم انسانوں کی دنیا میں رہ رہے ہیں، جنوں کی دنیا میں نہیں۔ ہڑ تو نوا کٹا نہ کھول۔ یہ سن کر ایک بزرگ بولے، چودھری صاحب، نوا کٹا تے کدا تک کھل گیا ہے، اور کوئی حل دسو۔ یہ سن کر چودھری بولا، حل یہ ہے کہ اگر چور کو پکڑنا ہے تو ہم سب کو اپنے جانوروں کا سخت پہرا دینا پڑے گا۔ گاؤں والے بولے، چودھری جی، ہم تو پہلے ہی سخت پہرا دے رہے ہیں۔ چودھری بولا،
अच्छा पहरा दे रहे हैं कि किसी ने अब तक किसी को भी नहीं देखा। देखिए, गांव के तमाम मोअज़्ज़िज़ीन से मेरी गुजारिश है कि हम अब मजीद ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते। लिहाजा आप तमाम लोग आज ही नौजवानों के 2 ग्रुप बना लें। एक ग्रुप दिन के वक्त जानवरों का पहरा दिया करेगा और दूसरा ग्रुप रात के वक्त। जिस बाड़े में आप सब जानवर बांधते हैं वहाँ घर का कम से कम एक फर्द जरूर पहरा दे। अब ये आप लोग देख लें कि कौन कर सकता है। जंगल में से 2-3 लोग मिलकर अपने जानवर ले जाएं, ताकि कोई एक पानी वगैरह पीने लगे या चंद लम्हे आराम के लिए बैठना चाहे तो बाकी 2 जानवरों पर नजर रख सकें। मंजूर है सबको? इलाके के तमाम मोअज़्ज़िज़ीन एक दूसरे का मुंह देखने लगे। एक बोला, चौधरी साहब, आपकी बात तो दिल को लगती है, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है। चौधरी बोला, ओए राना लतीफ, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। कुछ दिन की सख्ती है, लेकिन कम से कम हमें चोर तो मिल जाएगा। जिसे पकड़ना तो दूर की बात, हम में से किसी ने अभी तक उसे देखा नहीं है। 20 दिन हो गए हैं हम लोग यहाँ बैठकर सिर्फ बातें कर रहे हैं। मैंने कहा, चौधरी जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मुझे आपसे बिल्कुल इत्तेफाक है। चंद दिन की मुशक्कत है, लेकिन हम मुत्तहद हो गए तो इस मुसीबत से जल्दी निकल आएंगे। कासिम बोला, सही कह रहे हो शकूर, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। यक्के बाद दीगरे तमाम मोअज़्ज़िज़ीन का इस बात पर इत्तेफाक हो गया। चौधरी खड़ा हुआ तो उसके साथ सभी खड़े हो गए। चौधरी बोला, ठीक है, आप सब आज से कमर कस लें। मुझे पल पल की खबर पहुँचाएं। मैं कल सुबह ही शहर जाऊंगा और वहाँ के एसपी से मिलकर तमाम सूरत हाल उसके गोश गुजार करूंगा। देखते हैं कि वो हमारे लिए क्या कर सकता है। उसके बाद चौधरी ने सबसे इजाजत ली और चला गया। अगला मरहला शुरू हुआ। हम सब बड़ों ने मिलकर नौजवानों की जानवरों के बाड़े के इतराफ में ड्यूटियां लगा दी। घर के अंदर जिसको घर में जो मैसर था, बच्चा, जवान, बूढ़ा, उसे पहरे पर लगा दिया गया। सबकी पारियां लगा दी गईं। दिन वालों ने एक दिन में पहरा देना था और अगले दिन रात में। मैं खुद तो बहुत ही मोहतात हो चुका था। आजकल दिन हो या रात पहरा देता रहता था। दिन में 2 घंटे सो जाता, फिर रात में 2 घंटे सो जाता, बाकी सारी रात जागता रहता। मेरे साथ मेरे तमाम बच्चे भी न सिर्फ घर के अंदर बल्कि बाहर बिहार आने जाने वाले पर नजर रखे हुए थे। मेरी उम्र 50 बरस हो रही थी, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह के हालात कभी नहीं देखे थे। ये ऐसी अनहोनी थी जिसके पीछे तमाम गांव वाले लगे हुए थे। चंद दिन तक किसी के जानवर के गायब होने की कोई खबर न मिली। ये भी पहली बार ही हुआ था कि 4 दिन गुजर चुके थे, मगर किसी का कोई जानवर गायब नहीं हुआ था। हम सब घर वालों ने खाने की भी बारियां लगाई हुई थी। पहले आधे अफराद खाना खाते और आधे पहरा देते, फिर बाकी खाना खाते और खा चुकने वाले पहरा देते। मेरे बच्चे खाना खा चुके थे। मैं खाना खाकर फारिग हुआ ही था कि छोटा बेटा दौड़ता आया। बाबा, जल्दी बाहर आए, ये कहकर वो वापस भाग पड़ा। मैंने पानी का प्याला रखा और बेटे के पीछे बाहर की तरफ भाग पड़ा। बाहर छोटा बेटा घर के पिछले हिस्से की तरफ आंखें फाड़े देख रहा था। मैंने कहा, क्या हुआ नवीद पुत्र? वो बोला, बाबा, वहाँ मैंने एक इंसानी साया देखा है। मैंने कहा, बड़ा भाई कहाँ है? वो बोला, भाई अभी तो यहाँ पर थे, शायद बाड़े के अंदर गए हैं। मैंने कहा, नवीद, मैं यहाँ खड़ा होता हूँ, तो अंदर जा, भाई को बाड़े से बुला ला और उसे कहना टॉर्च लेकर आए। बेटा अंदर की तरफ भागा। जैसे ही अंदर पहुंचा, अंदर का मंजर ही और था। सारी भेड़ बकरियां जोर जोर से बोलने लगी थी। बड़ा भाई जमीन पर औंधे मुंह गिरा पड़ा था। नवीद वहीं से चिल्लाया, बाबा, बाबा। बेटे की आवाज सुनकर मैं अंदर की तरफ भागा। देखा नवीद बड़े भाई के पास बैठा उसे हिला रहा था। मैं तेजी से बेटे की तरफ लपका। क्या हुआ बेटा? नवीद ने कहा, बाबा, जब मैं अंदर आया तो भाई इसी तरह गिरे पड़े थे और अचानक तमाम जानवर इसी तरह बोलने लगे जिस तरह अभी बोल रहे हैं। इतने में दूसरा बेटा भी आ गया। मैंने कहा, आओ बेटा, भाई को उठाओ, ये बेहोश है। नवीद, तुम जानवर गिनती करो, कोई कम तो नहीं है। हम बेटे को उठाकर अंदर ले गए। बीवी और बेटियां भी परेशान थीं। बीवी बोली, हाय, क्या हुआ मेरे लखते जिगर को? एक बेटी को मैंने कहा, बिटिया रानी, जल्दी से पानी ले आ। और दूसरी बेटी को बोला, नवीद पुत्र बाड़े में अकेला है, जा पुत्र उसके पास चली जा। वो बोली, ठीक है बाबा। ये कहकर वो चली गई। बेटी पानी ले आई। मैंने पानी के छींटे बेटे के मुंह पर मारे तो वो होश में आने लगा।
चंद लम्हों बाद नवीद भागता आया और बोला, बाबा एक भेड़ कम है। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा और बोला, नवीद पुत्र तूने गिनती ठीक की है ना? जा जाकर दोबारा गिनती कर। वो बोला, बाबा 3 बार गिनती करके आ रहा हूँ, इसीलिए कि शायद मुझसे गलती हो गई हो। इतने में बड़ा बेटा भी होश में आ गया। मैंने नवीद से कहा, पुत्र बहन बाड़े में अकेली है, तू बहन के पास जा। वो बोला, अच्छा बाबा। ये कहकर वो बाड़े की तरफ चला गया। मेरी बीवी बेटे से बोली, शुक्र है मेरे रब्बा, मेरे पुत्र को होश आ गया। मैंने कहा, काशिफ पुत्र कैसी तबीयत है? वो बोला, ठीक हो बाबा। काशिफ मेरा सबसे बड़ा बेटा है। काशिफ ने उठकर बैठने की कोशिश की तो दर्द से कराहते हुए दोबारा लेट गया। मैंने कहा, बेटा क्या हुआ तुझे? तू बेहोश कैसे हुआ? जल्दी बता, मेरा दिल घबरा रहा है। काशिफ बोला, बाबा मैं कुर्सी पर बैठा पहरा दे रहा था कि मुझे प्यास लगी। जैसे ही मैं खड़ा हुआ कि जाकर पानी पीऊं कि अचानक मुझे अपने सामने वाली दीवार पर एक इंसानी साया नजर आया। मैं समझ गया कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। इससे पहले कि मैं पीछे मुड़कर देखता, किसी ने जोर से मुझे धक्का दिया। मैं उसी वक्त जोर से जमीन पर गिरा। उसके बाद मुझे कोई खबर न हुई। बच्चों की माँ दोनों हाथ सीने पर मारते हुए बोली, हाय ओ काशिफ के अब्बा, ये कैसे हो सकता है कि बाड़े में कोई चला गया और हम में से किसी को खबर ना हुई? मैं तो खुद यहाँ बैठी बाड़े पर नजर रखे हुई थी। मैंने कहा, पुत्र काशिफ तो आराम कर, नीचे गिरने की वजह से तुझे चोट आई है, बाकी हम संभाल लेंगे। मैंने दूसरे बेटे से कहा, बेटा मेरा ख्याल है कि वो चोर हमारी एक भेड़ ले गया है, इसलिए बाकी रात जागने की जरूरत नहीं है। तुम लोग बाड़े में रखी चरपाइयों पर सो जाओ, बाकी जब तक मैं जाग रहा हूँ मैं बाहर नजर रखूंगा। बेटे ने कहा, ठीक है बाबा। वो चला गया। मैं भी घर से बाहर आ गया और बाहर रखी चारपाई पर चादर तान कर लेट गया। न जाने रात के किस पहर मुझे भी नींद आ गई। सुबह गांव वालों को पता चला कि किस तरह हमारी भेड़ गायब हुई है, तो एक बार फिर से सब गांव वाले सर जोड़कर बैठ गए। दीनू चाचा बोले, ओए शकूर, ये तो बहुत हैरत की बात है जो तू बता रहा है कि चोर तो हमें मारकर भी जानवर ले जाएगा। इसका मतलब तो साफ है कि हमारी अपनी जान को भी खतरा है। शुक्र है कि उसने सिर्फ काशिफ को धक्का दिया है। खुदा न खास्ता वो उसे बड़ा नुकसान पहुंचा देता तो हम क्या कर लेते। मैंने कहा, चाचा एक बात तो तय है कि वो चोर इंसान ही है। मेरे बेटे ने इंसानी साया देखा है। चलो आज इंसानी साया नजर आया है, कल वो खुद भी नजर आ जाएगा। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह। दीनू चाचा बोले, ओ पुत्र तेरी बात ठीक है, मैं सिर्फ इसलिए परेशान हूँ कि पहरे पर मौजूद बच्चों को कोई नुकसान न पहुँच जाए। कासिम बोला, चाचा तुम्हारी बात 16 आने दुरुस्त है, लेकिन क्या करें और कोई रास्ता भी तो नहीं है। चाचा दीनू बोले, चलो देखो क्या होता है, बस अल्लाह रहम करे। कासिम बोला, शकूर शेर अहमद को साथ ले चलते हैं। आज जंगल में जानवरों को चराने के लिए हम तीनों चलते हैं। शेर अहमद चारपाई से खड़ा होते हुए बोला, भाई शकूर मेरे होते हुए घबराना नहीं, सिर्फ नाम का नहीं दिल का भी शेर हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ मुझे पता है। बिला आखिर हमने अपने अपने जानवर लिए और जंगल की तरफ चल पड़े। हम बातें करते जंगल में पहुँचे। जानवर चारा चरने लगे। जंगल के साथ एक बहुत बड़ी सरसब्ज चरागाह भी थी। गांव के चौधरी ने जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा चरागाह के लिए मुकद्दस कर रखा था। कासिम बोला, शकूर एक दफा बस चोर मिल जाए फिर देखना, उसका तो मैंने भुरकस ना बनाया तो मेरा नाम भी कासिम नवाज अली खान नहीं है। इतने में शेर अहमद उठा और बोला, भाइयों जानवर जंगल के अंदर जा रहे हैं, मैं उनके पीछे जाता हूँ। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल जाओ। शेर अहमद जानवरों के पीछे जंगल के अंदर चला गया। कासिम बोला, शकूर बेटे का क्या हाल है? मैंने कहा, हाँ काफी बेहतर है। इतने में चौधरी साहब का मुलाजिम हमारी तरफ आता दिखाई दिया। वो हमारे करीब पहुंचा और बोला, भाई कासिम इस तरफ सड़क की दूसरी तरफ चौधरी साहब खड़े हैं, तुम्हें बुला रहे हैं, जरूरी काम है। कासिम सोचकर बोला, अच्छा चलो चलते हैं। कासिम सड़क की तरफ चल पड़ा, लेकिन चौधरी का मुलाजिम दूसरी तरफ चल पड़ा। कासिम बोला, भाई तनवीर तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो? चौधरी का मुलाजिम बोला, कासिम भाई मुझे एक काम याद आ गया है, मैं बस 5 मिनट में करके आया। तुम चौधरी साहब के पास पहुँचो, तुम्हारे पहुँचने तक मैं भी पहुँच जाऊंगा। कासिम बोला, अच्छा ठीक है।
कासिम सड़क की तरफ चल पड़ा। कुछ देर मुझे यूं ही बैठे गुजर गई। अचानक ख्याल आया कि काफी देर गुजर गई है, शेर अहमद वापस नहीं आया है। मैं एक बड़े पत्थर पर बैठा हुआ था, खड़ा हुआ और शेर अहमद को आवाजें देने लगा। भाई शेर अहमद, कहाँ रह गए हो? जानवरों को लेकर यही वापस आ जाओ। लेकिन शेर अहमद का पलटकर कोई जवाब न आया। मैंने दोबारा पुकारा। सुनसान जंगल में मेरे और जानवरों के अलावा कोई न था। मेरी आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। ये कैसे मुमकिन था कि शेर अहमद ने मेरी आवाज नहीं सुनी हो? मुझे फिक्र होने लगी। मैं अकेला रह गया था, इसलिए जानवरों को अकेला छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था। मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। मैंने तीसरी बार फिर शेर अहमद को आवाज लगाई, लेकिन इस बार भी कोई जवाब न मिला। क्या मुझे जंगल में जाना चाहिए था? लेकिन मसला ये था कि मैं जानवरों को छोड़कर जाना नहीं चाहता था। इतने में तमाम जानवरों ने जोर जोर से बोलना शुरू कर दिया। जानवर वाज़ेह तौर पर शदीद बेचैनी का शिकार थे और जंगल की तरफ ही देख रहे थे। अब तो मुझे भी खौफ आ रहा था। न जाने कासिम कहाँ रह गया था। जानवर जंगल की तरफ देखकर मुसलसल बोल रहे थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता जंगल की तरफ बढ़ा कि अचानक मुझे पीछे से आवाज आई, रुक जा शकूर, जंगल में मत जाना। मैंने मुड़कर देखा तो शेर अहमद खड़ा था। शेर अहमद को देखते ही मैंने सुख का सांस लिया और ये कहते हुए उसकी तरफ बढ़ा, भाई शेर अहमद, मैं तुम्हारे लिए कितना परेशान। अभी मैंने इतना ही कहा था कि वो मेरी नजरों से वहीं खड़े खड़े ओझल हो गया। ये देखकर मैं डर के मारे 2 कदम पीछे हटा। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने अपने गालों पर 2 चपत लगाई। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? लेकिन नहीं, मैं वाकई होश में था। उसी लम्हे जंगल की तरफ से आवाज आई, शकूर भाई, एक बकरी देखते ही देखते मेरी नजरों के सामने से गायब हो गई है। मैंने जंगल की तरफ देखा तो उस तरफ शेर अहमद खड़ा था। मैं शदीद बौखला गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। इतने में दोबारा मुझे पीछे से आवाज आई। यार, मैं सड़क की दूसरी तरफ पहुंचा, लेकिन वहां तो चौधरी साहब नहीं थे। मैंने मुड़कर देखा तो वहां कासिम खड़ा था। मैं आंखें फाड़े खामोशी से कासिम को देख रहा था। उसी लम्हे कासिम मेरे करीब आया और मुझे हिलाते हुए बोला, क्या बात है शकूर, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? कासिम ने मुझे हिलाया तो जैसे मुझे होश आ गया। मैंने मुड़कर जंगल की तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। मैंने कासिम का हाथ पकड़ लिया और बोला, कासिम, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। कासिम ने मेरे माथे का पसीना साफ किया और बोला, क्या हुआ शकूर, तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो। मैंने कहा, शेर अहमद जंगल से अब तक वापस नहीं आया है। कासिम, चोर कोई इंसान नहीं है। चोर? अभी मैंने इतना ही कहा था कि जंगल से हमें शेर अहमद की चीख सुनाई दी। कासिम बोला, अरे ये तो शेर अहमद की आवाज है। हम जंगल की तरफ भागे। जंगल में थोड़ा आगे गए। हमने देखा शेर अहमद नीचे जमीन पर बैठा हुआ था। उसके जानवरों में भगदड़ मची हुई थी। हमने दूर से ही उसे पुकारा, शेर अहमद, क्या हुआ? लेकिन वो कुछ न बोला। हम भागते हुए शेर अहमद के पास पहुंचे। वो बुत बना एक ही सिमट में देखे जा रहा था। मैंने उसे हिलाया, शेर अहमद, वहाँ क्या देख रहे हो? वो बुरी तरह बौखलाया हुआ था। बोला, शकूर, कासिम, यहाँ कोई और है। इतने में एक गाय ने कासिम को सींग मारना चाहा कि मैंने झट से उठकर उसके सींग पकड़ लिए। मैं और कासिम जानवरों को संभालने लगे। तमाम जानवर बुरी तरह डरे हुए थे। थोड़ी देर उसी में लग गई। खैर, तब तक शेर अहमद भी नॉर्मल हो गया। मैंने कहा, शेर अहमद, हम जंगल से बाहर चलकर बैठते हैं, वहाँ बात करते हैं। शेर अहमद उठा। हम जानवरों को लेकर जंगल से बाहर आ गए। बाहर हमारे जानवर चढ़ने के बाद अब थककर एक जगह बैठ चुके थे। हमने शेर अहमद के जानवरों को भी बिठाया और इकट्ठे बैठ गए। जानवर भी अब पुरसुकून हो चुके थे। मैंने कहा, भाई शेर अहमद, क्या हुआ था जंगल में? मैंने तुम्हें कई आवाजें भी दी, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। वो बोला, शकूर, मैं जानवर लेकर जंगल में गया। थोड़ी देर बाद जंगल के अंदर से आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे 2-3 बच्चे गपशप कर रहे हों, कहकहे लगा रहे हों। मैंने समझा शायद गांव से बच्चे यहाँ आए हुए हैं। मैं उन्हें देखने आवाज की सिमट में गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अलबत्ता उसी लम्हे मेरी गाय ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं खुद को बचाने के लिए भाग पड़ा,
मेरी गाय मेरे पीछे भाग रही थी। मैं शदीद खौफजदा था कि गाय मेरे पीछे क्यों भाग रही है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मेरे किसी जानवर ने मुझ पर इस तरह हमला किया हो। अचानक गाय मेरे करीब आई। उसने जोर से अपने सींग मुझे मारे। मैं नीचे गिर पड़ा। उसी दौरान मुझे एक इंसानी साया नजर आया। वो गाय के इर्द गिर्द मंडलाने लगा और गाय बिल्कुल नॉर्मल हो गई। फिर वो साया वहां से चला गया और मेरी गाय भी उसके पीछे पीछे वहां से चली गई और अचानक मेरी नजरों के सामने से गायब हो गई। कासिम बोला, भाई शेर अहमद, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं भी अभी जब सड़क के उस पार पहुंचा तो वहां कोई नहीं था। मैंने भी इस दौरान जो कुछ मुझे नजर आया उन्हें बता दिया। शेर अहमद बोला, भाइयों, हमारे जानवर कोई इंसान नहीं लेकर जा रहा, ये कोई ऊपरी चीज है। मान लो मेरी बात, ये हमारे बस से बाहर है। मैंने कहा, कासिम भाई, हम घर चलते हैं, गांव वालों से मशवरा करते हैं। वो बोला, हाँ शकूर, चलो। अब मेरा दिल घबरा रहा है। हमने अपने जानवर लिए और घर की तरफ चल पड़े। गांव में एक और पंचायत लगी। मेरे घर और जंगल में होने वाले वाकयात के बाद सब इसी नतीजे पर पहुँचे कि ये चोरी कोई इंसान नहीं कर रहा, इसके पीछे जिन्नात का काम है। मगर मसला ये है कि जिन्नात का हम कैसे मुकाबला करें। मुकाबला तो दूर की बात, हम तो उनसे पूछ भी नहीं सकते कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। चौधरी साहब ने इतना ही कहा कि किसी आमिल का पता करते हैं। बाकी तो पंचायत बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गया। मैं शदीद उदासी के आलम में तन्हा घर की तरफ चला जा रहा था। घर पहुंचा, बहुत थका हुआ था। जिस्मानी थकन के साथ ज़हनी थकन भी बहुत ज्यादा थी। खाना खाते ही मेरी आंख लग गई। दोपहर के बाद आंख खोली तो बेटी चाय लेकर आ गई। मैंने चाय पिया और बाहर की तरफ चल पड़ा। बेटी ने कहा, बाबा कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, बस बेटा आता हूँ। मैं घर से निकला और जंगल की तरफ चल पड़ा। मेरा दिल नहीं मान रहा था कि हाथ पर हाथ धरे मैं बैठा रहूं। इस छोटे से गांव में मैं और मुझ जैसे कई, जिनके घर का गुजर बसर भेड़ बकरियों पर ही होता था, हम कैसे गुजारा करते? ऊपर से ये मसला कम होने के बजाय बढ़ता चला जा रहा था। चौधरी साहब ने आमिल को बुलाने की भी बात की थी। नहीं मालूम चौधरी साहब का आमिल कब आएगा। क्या पता मुझे जंगल से कोई मजबूत सुराख मिल जाए, कोई ऐसा सुराख जिससे हमारा मसला हल हो जाए। यही सोचते मैं जंगल की तरफ जा रहा था। मैं जंगल के बीचों बीच उसी जगह पहुंचा जहां शेर अहमद पर गाय ने हमला किया था। जंगल में बिल्कुल खामोशी थी। जिस तरफ शेर अहमद को इंसानी साया नजर आया था, मैं खामोशी से उसकी तरफ देख रहा था कि अचानक मेरे पीछे से आवाज आई, वहां किसे देख रहे हो? मैंने चौंक कर पीछे देखा। मेरे पीछे एक फकीर खड़ा था। मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा, बाबा, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। वो मुस्कुराते हुए बोला, और तुमने मुझे हैरान कर दिया। जहाँ तुम देख रहे हो वहां तो कोई है ही नहीं, फिर तुम वहां किसे देख रहे हो? मैं वहीं जमीन पर बैठ गया और बोला, क्या पूछते हो बाबा, हम पर क्या मुसीबत आई हुई है? बाबा ने हैरत से मुझे देखा और मेरे पास बैठते हुए बोला, क्या मुसीबत आई हुई है? मैंने अलिफ से लेकर ये तक सारी कहानी बाबा को सुना दी। बाबा ने कहा, ओ अच्छा, तो ये बात है। बाबा ने कहा, मेरे पास तुम्हारे मसले का हल है। मैंने कहा, बाबा क्या वाकई ऐसा है? वो बोला, हाँ। मैंने बाबा के सामने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, बाबा खुदा के लिए मेरी मदद करो, मैं तमाम उम्र तुम्हारी ताबेदारी करूंगा। बाबा ने कहा, ठीक है, तुम मेरे साथ आओ, लेकिन मुझसे वादा करो कि जहाँ हम जाएंगे तुम उसका जिक्र किसी से नहीं करोगे। बाबा की ये बात सुनकर मैं कश्मकश में मुब्तला हो गया। मैंने कहा, बाबा जी, मैं आपको जानता नहीं हूँ। बाबा उठकर चल दिया और बोला, भरोसा हो तो बता देना। मैंने पुकारा, रुको बाबा, भरोसा करना मेरी मजबूरी है। बाबा ने कहा, तो फिर आओ मेरे साथ। मैं बाबा के साथ चल पड़ा। मैंने कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? वो बोला, तुम्हारे जानवरों को पकड़ने वाले चोर की बस्ती में लेकर जा रहा हूँ। वहां से तुम्हें उस चोर का पता चल जाएगा। मैंने कहा, आप सच कह रहे हैं बाबा? बाबा ने हाँ में सर हिला दिया। हम जंगल के आखिरी हिस्से की तरफ चल पड़े। जंगल बहुत बड़ा था और काफी घना भी था। हम काफी देर चलते रहे, बिला आखिर जंगल के आखिरी हिस्से में पहुंच गए। बाबा रुके और बोले, दोबारा बता रहा हूँ कि यहाँ से जब घर वापस जाओगे तो किसी से कुछ नहीं कहोगे।
मैंने कहा, जी मैं समझ गया। हम एक बहुत पुराने दरख्त के पास खड़े थे। दरख्त की उम्र से तो लग रहा था कि 100 साल पुराना होगा। बाबा ने अपने हाथ में पकड़ा असा तनावर दरख्त पर जोर से मारा। असा मारने की देर थी कि उसी लम्हे वहाँ एक और शख्स नमूदार हो गया। मैं तो खौफ के मारे कांप गया कि इंसान इतनी तेजी से नहीं आ सकता। आने वाले ने बाबा से पूछा, क्या बात है बाबा? तो बाबा ने कहा, जरूरी पैगाम लेकर आया हूँ, सरदार से मिलवाओ। ये सुनकर उसने मुझे गौर से देखा और बोला, ठीक है, अपनी आंखें बंद करो। हमने अपनी आंखें बंद कर ली। चंद लम्हों बाद दोबारा आवाज आई, अपनी आंखें खोल दो। हमने अपनी आंखें खोल दी, लेकिन इस बार हम जंगल में नहीं बल्कि किसी खुले मैदान में खड़े थे। वो बोला, मेरे पीछे पीछे आ जाओ, और हम उसके पीछे चल पड़े। मैंने बाबा के कान में सरगोशी की, बाबा जी हम कहाँ हैं? बाबा ने कहा, हम जिन्नात की बस्ती में हैं। मैंने कहा, क्या? बाबा बोला, हाँ, इसीलिए तुमसे हल्फ लिया है कि इस जगह के बारे में किसी से जिक्र नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे मसले का हल यहीं से निकलेगा। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। मैंने कहा, बाबा क्या मैं यहाँ से जिंदा चला जाऊंगा? बाबा ने कहा, बेवकूफ आदमी, क्यों नहीं जाओगे? जिन्नात ने क्या तुम्हारा अचार डालना है? अभी हम इस बस्ती के सरदार के पास जा रहे हैं, वही तुम्हारे मसले का हल बताएंगे। बस जैसा वो कहे तुमने वैसा ही करना है। मैंने कहा, ठीक है। इतने में हम एक कच्चे मकान के पास आकर रुके। मकान कच्चा था लेकिन बहुत बड़ा था। हमें यहाँ लाने वाला बोला, तुम यहीं रुको, मैं सरदार को बताता हूँ। ये कहकर वो अंदर चला गया। वो चंद लम्हों बाद वापस आया और बोला, सरदार तुम दोनों को अंदर बुला रहे हैं। हम अंदर चले गए। बहुत बड़ा कमरा था, कच्चा मगर साफ सुथरा और खूबसूरत कमरा था। सामने एक देव हेकल जिन बैठा हुआ था। वो देखने में वाकई जिन ही लग रहा था। बोला, नूरुद्दीन कैसे आए हो? बैठो। खड़े क्यों हो? जमीन पर चटाई बिछी हुई थी। हम नीचे चटाई पर ही बैठ गए। बाबा ने कहा, सरदार पूछने के लिए आया हूँ कि क्या आपका मसला हल हुआ? सरदार बोला, नहीं नूरुद्दीन, बड़ी मुश्किल में पड़ गया हूँ। हमारा मुखालिफ कबीला उल्टा हमारे पीछे पड़ गया है कि हमने उनके बेटे को कैद कर रखा है। वो हमारा नुकसान क्या पूरा करते, अब हमसे मुतालबे कर रहे हैं। लेकिन तुम ये बताओ, तुम इंसान को यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें मालूम है मैं इंसानों पर बिल्कुल भरोसा नहीं करता। इंसान वादा खिलाफी करते हैं। उस जिन की ये बात सुनकर मैं जोशीला हो गया। मैंने कहा, ये आपने भला कैसी बात की? हर कोई ऐसा नहीं होता। क्या आपके पास गारंटी है कि तमाम जिन वादे का पास रखते हैं? सरदार मेरी बात सुनकर खामोश हो गया। बाबा नूरुद्दीन बोला, सरदार वैसे ये कह तो ठीक रहा है, क्योंकि जिसे आप ढूंढ रहे हैं अब वो उन्हें तंग कर रहा है। ये सुनते ही सरदार चौंक कर बोला, क्या नूरुद्दीन तुम सच कह रहे हो? बाबा ने कहा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, इसीलिए तो इसे लेकर आया हूँ। सरदार फौरन बोला, क्या नाम है तुम्हारा चरवाहे? मैंने कहा, शकूर। लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं चरवाहा हूँ? सरदार बोला, मैं जिन हूँ। तुम साथ वाले गांव के इंसान क्या करते हैं मुझे मालूम है। तुम मुझे पूरी बात बताओ। आखिर मैंने गांव में होने वाले तमाम वाकयात तफसील से सरदार के सामने रख दिए। बाबा ने कहा, सरदार ये चरवाहा तुम्हारा ये काम कर सकता है, लेकिन इसके गांव के लोगों का पहले ही बहुत नुकसान हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि उनका और कोई नुकसान हो। सरदार ने कहा, तुम फिक्र ना करो। सरदार मुझसे मुखातिब हुआ और बोला, देखो उस जिन की वजह से जिन्नात के दूसरे कबीले के साथ हमारे मामलात खराब हुए हैं। पहले ये हमारी बस्ती में जानवर चोरी कर रहा था। हमने एक बार तो उसे पकड़कर धमकी दी, लेकिन वो पास न आया। दूसरे कबीले के साथ इसी बात पर हमारे साथ झगड़ा हो गया। फिर वो अपने कबीले से भी लापता हो गया, तो उन्होंने समझा कि हमने उसे कैद कर रखा है, जबकि हम खुद उसे ढूंढ रहे हैं। मैंने कहा, लेकिन वो जानवर चोरी क्यों कर रहा है? सरदार बोला, उसे गोश्त और जानवरों की हड्डियां बहुत पसंद है। मैं हैरत ज़दा था। मैंने कहा, जितना भी पसंद हो इतना कौन खाता है? सरदार बोला, ए इंसान, तुम इंसान के बच्चे हो जबकि वो देव का बच्चा है।
اس کے بعد سردار نے اپنی انگلی سے انگوٹھی نکالی اور میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ انگوٹھی پہن لو، جیسے ہی وہ تمہارے آس پاس آیا تمہیں نظر آنے لگے گا۔ تم نے کرنا یہ ہے کہ کل جنگل میں اپنے جانور چرانے کے لیے لے کر آؤ، وہ جنگل میں جانوروں کے پیچھے ضرور آئے گا، میرے خاص جن اسے پکڑنے کے لیے تمہارے ارد گرد موجود ہوں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بابا نور الدین مجھے جنات کی بستی سے واپس لے آئے۔ میں شام گئے گھر پہنچا، گھر والی مجھے دیکھتے ہی بولی، ہائے اللہ تیرا شکر ہے، نوید کے ابا اتنی دیر سے کہاں تھے؟ پتا بھی ہے میں کتنی پریشان تھی، نہ جانے گاؤں میں کون سا کالا سایہ منڈلا رہا ہے کہ ہر وقت دل ڈرا ہی رہتا ہے۔ میں نے چارپائی پر بیٹھتے ہوئے کہا، بس یہی تھا نوید کی ماں، کتنی بار کہا ہے پریشان نہ ہوا کر۔ اتنے میں بیٹی پانی کا پیالہ لے آئی، مجھے دیتے ہوئے بولی، بابا کھانا لے آؤں؟ میں نے کہا ہاں پتر لے آ کھانا، بہت بھوک لگی ہے۔ نوید کی ماں، میری غیر موجودگی میں کسی کا جانور پھر تو چوری نہیں ہوا؟ بیوی بولی، نہیں ابھی تک تو نہیں، ایسی کوئی خبر نہیں آئی۔ میں نے کھانا کھایا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلے دن میں صبح ناشتے کے بعد ہی جانوروں کو لے کر جنگل کی طرف چل پڑا، اس سے پہلے کہ کوئی اور مجھے دیکھ لے یا میرے ساتھ چل پڑے۔ مجھے جنگل پہنچنا تھا۔ تھوڑی دیر تک میں جانوروں کو لے کر جنگل پہنچ گیا۔ جنگل میں بکریاں چڑھنے لگیں۔ صبح سے دوپہر ہو گئی، لیکن اس جن کی کوئی خبر نہیں تھی۔ میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اب تو دوپہر بھی ڈھلنے لگی تھی۔ میں نے جانور اکٹھے کیے اور واپس گھر کی طرف چل پڑا۔ رستے میں بابا نور الدین مل گیا۔ میں نے کہا، بابا لگتا ہے اس جن کو آج بھوک نہیں لگی۔ بابا بولا، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا، بابا آپ نے بتایا نہیں جنات کے ساتھ کیا آپ کی رشتہ داری ہے؟ بابا ہنسا اور بولا، مذاق اچھا کر لیتے ہو۔ ہم باتیں کرتے گاؤں کی طرف جا رہے تھے کہ اچانک جانوروں نے بولنا شروع کر دیا۔ جانور بہت بے چین نظر آ رہے تھے۔ ہم رک گئے، جانور بھی رک گئے۔ وہ پیچھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ جنگل کے قریب ایک دیو ہیکل جن کھڑا تھا۔ میں نے کہا، بابا وہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ بابا نے کہا، انگوٹھی تمہاری انگلی میں ہے، میری نہیں۔ میں نے کہا، لیکن آپ کی تو ان کے ساتھ رشتہ داری ہے، آپ کو تو سارے جن نظر آتے ہیں۔ بابا بولا، جن جسے چاہتے ہیں اسی کو نظر آتے ہیں، تمہاری انگلی میں خاص انگوٹھی ہے، اس لیے وہ تمہیں نظر آ رہا ہے۔ وہ دیو ہیکل جن ہماری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے کہا، بابا وہ ہماری طرف آ رہا ہے، تمہارے رشتہ دار کہاں ہے؟ کہیں وہ پھر سے چلا نہ جائے۔ اتنے میں دیو ہیکل جن ہماری طرف بڑھا۔ اس نے ایک بکری کو پکڑا اور اسے دور پھینک دیا۔ میں خوف کے مارے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس نے اپنا ہاتھ لمبا کیا۔ اس کا ہاتھ لمبا ہوتا چلا گیا۔ اس نے وہیں کھڑے کھڑے ایک تھپڑ مجھے مارا، شاید آہستہ مارا ہو، لیکن وہ تھپڑ مجھے اتنی زور سے پڑا کہ میں دھڑام سے نیچے گر پڑا۔ بابا مجھے اٹھانے لگا۔ دیو غصے سے مجھے دیکھ رہا تھا اور میں آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ گرجا، تم مجھے دیکھ رہے ہو مگر کیسے؟ میں بڑبڑایا، بابا خدا کے لیے اپنے رشتہ داروں کو بلا لو، اسے پتہ چل گیا ہے کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ اسی وقت اچانک وہ دیو زمین پر گر پڑا۔ بڑی بڑی رسیوں نے اسے جکڑ لیا۔ اتنے میں کچھ فاصلے پر کھڑے دو جن نظر آئے۔ یقیناً یہ وہی جن تھے جو اس دیو نما جن کو پکڑنے آئے تھے۔ انہوں نے وہ رسی جس سے انہوں نے اسے جکڑا تھا، اسی کے ذریعے جن کو گھسیٹ کر اپنی طرف لے گئے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، بابا مبارک ہو، تمہارے رشتہ دار آ گئے۔ بابا نے کہا، چلو شکر ہے۔ میں اٹھا اور اپنی بکری کی طرف بھاگ پڑا جسے جن نے اٹھا کر دور پھینک دیا تھا۔ بیچاری میری بکری دوبارہ اٹھ ہی نہیں سکی۔ اسی لمحے چند جن وہاں نمودار ہو گئے۔ انہوں نے کہا، یہ ہمارے قبیلے کا جن ہے، اسے ہمارے حوالے کر دو ورنہ ہم اس جنگل کو آگ لگا دیں گے۔ ارے آگ! یہ سنتے ہی میں واپس بابا کی طرف بھاگ پڑا۔ میں بھاگتا ہوا بابا کی طرف جا ہی رہا تھا کہ ان میں سے ایک جن نے مجھے پکڑ کر زمین سے 2 فٹ اوپر اٹھا لیا اور بولا، دھوکے باز انسان، تو نے ہمارے جن کو پکڑوا دیا، اب تجھے کون بچائے گا؟ میں نے چلاتے ہوئے کہا، جن بھائی میں نے تمہیں دھوکا نہیں دیا، میں تو تمہیں آج پہلی بار مل رہا ہوں، تو دھوکا کیسے ہوا؟ اسی لمحے بکریوں کو کھانے والے جن کو پکڑنے والی بستی کے جن نے کہا،
अंगार जिन, इसे छोड़ दो, कसूर इसका है, ये पहले हमें तंग करता रहा, फिर इंसानों को, और आज ये भी साबित हो गया कि हमने इसे कैद नहीं किया हुआ था, इसलिए इसका फैसला बस्ती के सरदार करेंगे। वो जिन बोले, हम किसी का फैसला नहीं मानते। इतने में रस्सियों में जकड़ा जिन गायब हो गया। मैं चिल्लाया, जिन भाइयों, वो गायब हो गया। सारे जिन एकदम एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। मुझे हवा में लटकाने वाले जिन ने एक झटके से छोड़ दिया और मैं जमीन पर आ गिरा। उसके गायब होने के बाद दूसरे तमाम जिन भी गायब हो गए। बाबा, जो अपनी जगह खामोशी से खड़ा था, उसने मुझे पुकारा, शकूर, जल्दी यहाँ आओ, वापस घर चलो। मैं उठा और बाबा के पास पहुंचा। मैंने कहा, बाबा, मैं घर जा रहा हूँ, चाहे तो आप भी मेरे घर आज रात के लिए रुक सकते हैं। बाबा बोला, तुम जाओ, मैं थोड़ी देर तक आऊंगा, मुझे तुम्हारे घर का पता है। मैं अपने जानवर लिए घर की तरफ चल पड़ा। मैं घर पहुंचा, मुझे याद आया, मैं छोटा था तो मेरे अब्बा ने मुझे एक सिक्का दिया था और कहा था कि इसे हमेशा संभाल कर रखना। अब्बा ने कहा था कि वो जादुई सिक्का है, उन्हें भी किसी ने तोहफे में दिया था। मैं अपने पुराने सामान में वो सिक्का ढूंढने लगा। आखिर ढूंढते ढूंढते मुझे वो सिक्का मिल ही गया। मैंने वो सिक्का लिया, बाड़े में आया, बकरियों पर एक नजर डाली और सिक्का देखने लगा। अब सोचने वाली बात ये थी कि ये सिक्का मेरी किस तरह मदद कर सकता था। मैं दोबारा जंगल की तरफ भागा। मैं अपनी मरी हुई बकरी वापस लाना चाहता था। मैं उस जिन को गोश्त खाने का मौका नहीं देना चाहता था। शायद इसी तरह वो पकड़ा जाए। मैं जंगल पहुंचा। मेरी बकरी उसी जगह पड़ी हुई थी। मैंने बकरी गोद में ली और चल पड़ा। उसी लम्हे वही देवहेकल जिन वहां नमूदार हो गया और गरजा, ये बकरी यही रख दो, वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। मैंने कहा, मेरी बकरी मर चुकी है, इसे मैं तुम्हें हरगिज नहीं दूंगा। वो बोला, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मैंने कहा, मैं तुमसे क्यों डरूंगा? तुम अल्लाह की मखलूक हो, मैं भी अल्लाह की मखलूक हूँ, तो फिर मैं तुमसे क्यों डरूं? ये सुनकर जिन मेरा मुंह देखने लगा। मैंने दिल ही दिल में सोचा, शायद मैं कुछ ज्यादा ही भूल गया हूँ, अल्लाह खैर ही करे। मैं अंदर से बहुत खौफजदा था। जिन ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। इससे पहले कि वो मुझे पकड़ता, वो झटके से पीछे हट गया और बोला, कौन सी ताकत है तुम्हारे पास? मैं तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाता हूँ तो मुझे तकलीफ होती है। मैं बहुत हैरान हुआ। मैं आजमाने के लिए उसकी तरफ बढ़ा तो वो पीछे हट गया और बोला, वहीं रुक जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं समझ गया कि यकीनन कोई तो बात है, लेकिन मैं तो घर से जादुई सिक्का लेकर आया था। मेरी जेब में वो सिक्का था, उसके अलावा तो और कुछ नहीं था। कहीं ये इस सिक्के का तो कमाल नहीं? मैं बहुत पुरएतमाद अंदाज में बोला, अब मैं तुम्हें कोई बकरी खाने नहीं दूंगा। देवहेकल जिन शक्ल से बहुत खौफजदा नजर आ रहा था। चरवाहे, कौन हो तुम? मैंने इतराते हुए कहा, मैं वो कैद खाना हूँ जहाँ से तुम कभी बाहर नहीं निकल सकते। इसी दौरान जिन्नात की बस्ती का सरदार और बाबा नूरुद्दीन वहाँ नमूदार हो गए। सरदार देवहेकल जिन से मुखातिब हुआ, वहशत जिन, अब तुम यहाँ से गायब होने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम ये नहीं कर सकोगे। अभी मैं कुछ बोलता कि वहशत जिन के कबीले के जिन्नात भी हाजिर हो गए। वो बोले, सरदार, हमें हमारा वहशत चाहिए और हम कुछ नहीं चाहते। सरदार बोला, वहशत जिन ने सबको तंग किया, किसी को नहीं छोड़ा। इसकी क्या गारंटी है कि तुम इसे ले जाओ और ये दोबारा यहाँ नहीं आएगा? उनमें से एक जिन बोला, अगर आप हमें इसे ले जाने देते हैं तो हम वादा करते हैं कि इसकी तरफ से किसी को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जमानत के तौर पर मैं अपनी अंगूठी पेश करता हूँ। ये देखकर मैं बोला, मुझे भी कोई जमानत देगा या नहीं? सरदार ने कहा, ए इंसान, तुम्हें मैं जमानत दूंगा। उसके बाद सरदार ने उन्हें कहा, ठीक है, तुम लोग चले जाओ। ये सुनकर वो गायब हो गए। सरदार मुझे देखकर मुस्कुराया, ए इंसान, मैं तुम्हें जमानत देता हूँ कि आज के बाद तुम्हारे जानवर बिल्कुल महफूज रहेंगे। तुम्हारी उंगली में जो मेरी अंगूठी है, इसमें बहुत कीमती नगीना जड़ा है, तुम वो रख सकते हो। बाकी वहशत जिन मेरी जिम्मेदारी है। दोनों जिन चले गए। कई दिन गुजर गए, कोई जानवर चोरी ना हुआ। गांव में एक बार फिर खुशहाली आ चुकी थी। एक दिन मैं सरदार की दी हुई अंगूठी लेकर शहर की मार्केट पहुंचा। मैंने नगीना बेच दिया और वाकई वो इतना महंगा नगीना था कि मैं देखते ही देखते लखपति बन गया। मेरे जैसे गरीब चरवाहे के भी दिन बदल गए।
اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔